हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। अब देखिए, टेस्ट सीरीज को लेके काफ़ी स्टूडेंट्स के मन में काफ़ी क्वेश्चंस हैं। तो आपके मन में जो भी क्वेरी है आप मुझसे पूछ सकते हैं, और जब सब क्वेरी आ जाएगी उसके बाद एक मैं वीडियो बना दूंगा, क्योंकि पर्सनली सबको एक एक को रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं है। तो मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें जो भी आपके क्वेश्चन होंगे उनका आपको सबका आंसर मिल जाएगा। अब देखिए, सॉलिड स्टेट हमारा जो चैप्टर था उसमें केवल दो टॉपिक बच रहे हैं। एक आपके बच रहा है डिफेक्ट्स वाला, और एक बच रहा है कंडक्शन थ्योरी। तो आज हम थ्योरी कवर कर लेंगे आपके सॉलिड स्टेट की। आज सॉलिड स्टेट की थ्योरी कवर हो जाएगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। डिफेक्ट्स की अगर हम बात करें तो देखिए, हमने स्टार्टिंग जब हमने चैप्टर की करी थी तो वहां हमने पढ़ा था कि जो सॉलिड होते हैं वो हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड में कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होता है, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में रेगुलर पैटर्न होता है और लॉन्ग रेंज होता है। लेकिन देखिए, वहां पर वो परफेक्ट क्रिस्टल हो ऐसा जरूरी नहीं है। लॉन्ग रेंज पैटर्न तो है, लेकिन कुछ ना कुछ वहां पर जो है उसका ऑर्डर जो होता है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसको हम इम्परफेक्शन इन सॉलिड कहते हैं, या सिंपल लैंग्वेज में कहें तो डिफेक्ट्स कहते हैं। अब देखिए, डिफेक्ट को अगर हम डिवाइड करें तो हम दो में डिवाइड कर सकते हैं, पॉइंट डिफेक्ट्स और लाइन डिफेक्ट्स। मेनली हमारे सिलेबस में यही होता है। पॉइंट डिफेक्ट जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लाइन डिफेक्ट हमारे लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई पूछता भी नहीं है, ठीक है। केवल क्लासीफाई करने के लिए मैंने बता दिया पॉइंट डिफेक्ट्स और लाइन डिफेक्ट। अब देखिए, पॉइंट डिफेक्ट लाइन डिफेक्ट में डिफरेंस क्या है कि अगर इम्परफेक्शन किसी पॉइंट पर है तो उसको हम पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं, और अगर इम्परफेक्शन पूरी लाइन पर है तो उसको हम लाइन डिफेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें पॉइंट डिफेक्ट्स की, अब देखिए पॉइंट डिफेक्ट्स को अगर हम क्लासीफाई करें तो बेसिकली पॉइंट डिफेक्ट जो है तीन में क्लासीफाई हो सकता है। स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स, दूसरा है नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स, और तीसरा है इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि डिफेक्ट तो आ गया, क्रिस्टल में क्या हो गया, डिफेक्ट आ गया, लेकिन जो इसकी स्टोइकोमेट्री है वो चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके परफेक्ट क्रिस्टल है तो उसका फॉर्मूला हम लिखते हैं NaCl। इसका मतलब क्या हुआ, Na और Cl का रेशो है 1:1। इसका मतलब मान लीजिए कोई क्रिस्टल है, सोडियम के अगर 1000 आयन हैं तो क्योंकि रेशो 1:1 है तो Cl के भी कितने होनी चाहिए, 1000, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसकी स्टोइकोमेट्री है वो है 1:1। तो अगर डिफेक्ट आने के बाद भी वो स्टोइकोमेट्री मेंटेन रहती है तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टोइकोमेट्री डिफेक्ट। और अगर ये डिस्टर्ब हो जाती है, जैसे मान लीजिए इसके तो 1 के रह गए और इसके हो गए 999, इसके क्या हो गए 999, तो अब इसकी स्टोइकोमेट्री मेंटेन नहीं है, तो वो कौन सी कैटेगरी में जाएगा, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। तीसरी जो कैटेगरी है वो है इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। अब देखिए, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स इतनी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ना आपके कोई क्वेश्चन आता है। अब जो इंपॉर्टेंट है हम उसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। अब स्टोइकोमेट्री डिफेक्ट को अगर हम फर्दर डिवाइड करें तो यहाँ पर दे रखा वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जब हम स्टोइकोमेट्री डिफेक्ट की बात करेंगे तो टोटल आपके 4 हैं। 4 में से आप ऐसे समझिए कि ये जो 2 हैं ये तो कोवलेंट के लिए हैं, ये जो 2 हैं वो किसके लिए, कोवलेंट सॉलिड के लिए, और ये जो 2 हैं ये आपके आयनिक सॉलिड के लिए। किसके लिए, आयनिक। कहने का मतलब ये है कि अगर हम स्टोइकोमेट्री डिफेक्ट की बात करें तो जो कोवलेंट सॉलिड होंगे उनमें ये 2 डिफेक्ट होंगे, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। और अगर हम बात करेंगे आयनिक सॉलिड के तो उसमें होंगे फ्रैंकल और शॉर्टकी। तो अगर पूरे डिफेक्ट में से सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन आते हैं तो वो इन दोनों पे ही आते हैं। तो जब हम डिफेक्ट की बात करेंगे तो सबसे डिटेल में हम इन दोनों के पढ़ेंगे, बाकी केवल एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन की आपको एक आइडिया होना चाहिए। तो एक हिंट दे देता हूँ, वैकेंसी डिफेक्ट जो होता है उसमें क्या होता है कि वैकेंसी, अब देखिए आपने कहा कि भाई वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ गया, वैकेंसी का मतलब जगह खाली है। तो अगर खाली जगह रह जाती है, मतलब एटम जो है वो मतलब एटम वहां से हट गया और वो जगह खाली रह गई, उसको वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। इसके बाद इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल का मतलब क्या है कि खाली नहीं हुआ ना एक्स्ट्रा हुआ, उसकी पोजीशन चेंज हो गई। क्या हो गई, पोजीशन चेंज हो गई, ठीक है। अभी हम डिटेल में देखेंगे इसको, केवल अभी हम फ्लो चार्ट के हिसाब से देख रहे हैं। तो इंटरस्टिशियल का मतलब क्या है कि वो अपनी जगह से दूसरी जगह चला गया, और उसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इसके बाद ये है इंटरस्टिशियल का मतलब जो जगह खाली रहती है, स्पेस जो होता है इंटरस्टिशियल स्पेस, वहां पर एटम चला गया। फ्रैंकल डिफेक्ट। अब देखिए, फ्रैंकल डिफेक्ट को अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, शॉर्ट की डिफेक्ट इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो मेनली आपके 4 हो गए स्टोइकोमेट्री डिफेक्ट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो है फ्रैंकल और शॉर्ट की, बाकियों पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। तो हम इन दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद है नॉन स्टोइकोमेट्री डिफेक्ट। नॉन स्टोइकोमेट्री डिफेक्ट जो उसको हमने 2 में डिवाइड करा है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। भाई हमने क्या कहा, स्टोइकोमेट्री में तो कैटायन एनायन दोनों बराबर हैं। नॉन स्टोइकोमेट्री में क्या होगा, कैटायन और एनायन में से एक ज्यादा होगा एक कम हो जाएगा। तो पहले वाले को इसने कहा मेटल एक्सेस डिफेक्ट, जिसमें मेटल ज्यादा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मेटल ज्यादा हो गया, एनायन कम हो गया, तो यहाँ पर ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट है। दूसरे में अगर मेटल कम हो जाएगा तो उसको हम कहेंगे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट।
अब मेटल एक्सेस डिफेक्ट को भी इसने फर्दर 2 में डिवाइड करा है, ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। भाई मेटल ज़्यादा कैसे होगा, या तो मेटल खुद ज़्यादा हो जाए या एनायन कम हो जाए, बात एक ही है। दोनों ही केस में क्या होगा कि मेटल ज़्यादा, या तो मेटल खुद ज़्यादा हो जाए जितने थे उससे, भाई जैसे मैंने क्या कहा कि भाई ये दोनों थे, मान लीजिए मेटल भी 100 है और एनायन भी 100 है। अब मैंने इसमें 2 मेटल ऐड कर दिए, 2 मेटल के एटम ऐड कर दिए, आयन ऐड कर दिए, तो ये हो गया 102। ठीक है, तो ये 102 हो गया, ये 100 हो गया, तो ये तो हो गया मेटल एक्सेस। अब मैंने क्या करा, मेटल ऐड नहीं करा, मैंने एनायन को कम कर दिया, तो ये तो 100 रह गया और ये 98 हो गया। तो देखा जाए तो भी इसमें क्या है, मेटल ज़्यादा है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है, एक में तो मेटल खुद एक्स्ट्रा हुआ था और एक में एनायन कम हो गया। तो पहला वाला क्या है, ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, दूसरा वाला क्या है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायंस। उसके बाद है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट और लास्ट है आपके इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो ये बेसिक फ्लो चार्ट है। अब देखिए हम एक एक करके डिटेल में देखते हैं। अब देखिए अगर हम स्टोइकोमेट्री डिफेक्ट की बात करें तो यहाँ पर 4 तरह के स्टोइकोमेट्री डिफेक्ट हैं, 2 कोवेलेंट सॉलिड के लिए और 2 आयनिक सॉलिड के लिए। अगर हम बात करें कोवेलेंट सॉलिड के लिए तो सबसे पहले दे रखा है वैकेंसी डिफेक्ट, दूसरा है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो देखिए वैकेंसी डिफेक्ट की अगर हम बात करें तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है वैकेंसी का मतलब खाली जगह। तो अगर मान लीजिए एक कोवेलेंट सॉलिड है, अब ये कोवेलेंट सॉलिड में अभी कोई डिफेक्ट नहीं है। अब अगर मैं इसमें मुझे वैकेंसी डिफेक्ट शो करना है तो मैं कैसे शो करूँगा कि एक एटम जो है मैंने यहाँ से हटा दिया, तो ये जो खाली जगह है ये वैकेंसी को बता रही है। तो अगर आपके क्रिस्टल में एटम की जगह खाली स्पेस रह जाती है तो वो वैकेंसी डिफेक्ट की कैटेगरी में आता है। समझ में आई बात। अब आप इसको ऐसे समझिए कि भाई जो आपके डेंसिटी का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, मास पर यूनिट सेल और मास ऑफ 1 यूनिट सेल, मतलब एक यूनिट सेल का मास क्या होगा और एक यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होगा, उसको हमने डिवाइड कर दिया था। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जब एटम अपनी जगह से हट गया है तो वॉल्यूम तो उतना ही है क्रिस्टल का, लेकिन एटम हट गया तो वहां पर क्या होगा कि वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा लेकिन मास जो है वो कम हो जाएगा। और अगर मास कम होगा और वॉल्यूम उतना ही है तो क्या होगा, डेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी। अब देखिए ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे और कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, केवल ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इससे इसकी जो डेंसिटी होती है ये कम हो जाती है। भाई वैकेंसी का मतलब खाली जगह, और अगर खाली जगह होगी तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ में आई बात। दूसरा है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। अब देखिए इंटरस्टिशियल डिफेक्ट को हिंदी में शायद अंतराकाशीय कहते हैं। इंटरस्टिशियल जो शब्द है उसको अंतराकाशीय कहते हैं, मतलब जो खाली स्पेस है वहाँ की बात हो रही है। इसको मैं वापस से मान लेता हूँ कि ये आइडियल कंडीशन है, तो ये कोई डिफेक्ट नहीं है, इसको मैंने वापस से वैसा वैसा कर दिया। अब अगर मैं बात करूँ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की, तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या हो रहा है कि जहाँ पर एटम है वहाँ तो है ही है, वहाँ से हटा नहीं रहे हैं, लेकिन उसके अलावा जो खाली स्पेस है वहाँ भी एटम आ गया। जैसे मान लीजिए कि ये खाली स्पेस है, यहाँ एटम आ गया, ठीक है। अब इससे हुआ क्या, वॉल्यूम तो उतना का उतना ही है, लेकिन एटम एक्स्ट्रा हो गया, और एक्स्ट्रा एटम कहाँ आ गया, बीच में जो स्पेस थी इंटरस्टिशियल वहाँ आ गया। तो इससे क्या होगा, डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि वैकेंसी डिफेक्ट में वॉल्यूम सेम था और मास कम हो रहा था, इसलिए डेंसिटी कम हो गई। इसमें वॉल्यूम सेम है और मास बढ़ रहा है तो डेंसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। ये आपको 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं, इससे ज़्यादा और इसमें कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता। समझ में आ रही बात। तो ये एक तो कोवेलेंट सॉलिड के लिए, दूसरा एक में डेंसिटी कम हो रही है, एक में डेंसिटी बढ़ रही है, इतना आपको ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। इसके बाद है फ्रैंकल डिफेक्ट। अब देखिए फ्रैंकल डिफेक्ट में जो नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं वो बहुत सारे हैं, तो वहां पर अगर आप ढंग से समझेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए अगर मैं बात करूं फ्रैंकल डिफेक्ट की, तो फ्रैंकल डिफेक्ट का जो सबसे पहला पॉइंट है वो है आयनिक सॉलिड। क्या है, आयनिक सॉलिड। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो फ्रैंकल डिफेक्ट है वो किस में शो होता है, आयनिक सॉलिड में, तो आपको पता चल गया कि भाई आयनिक कंपाउंड होना चाहिए, पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट की बात करें कि फ्रैंकल डिफेक्ट होता क्या है, तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने आयनिक क्रिस्टल बना रखा है और ये आइडियल कंडीशन है। क्या है, आइडियल कंडीशन, मतलब ये आपके कोई अभी डिफेक्ट इसमें नहीं है। अब फ्रैंकल डिफेक्ट की लैंग्वेज समझ के हम इसमें डिफेक्ट शो करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आयनिक सॉलिड हो गया, ये नीचे वाला डायग्राम बना रखा है। कैटायन डिसलोकेशन। अब देखिए कैटायन डिसलोकेशन का मतलब क्या है, ऊपर वाले में इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या था, जो अपनी एटम है वो तो अपनी जगह थे ही थे, उसके अलावा एक्स्ट्रा एटम था। ये डिफरेंस है यहाँ पर, ये ऐसा नहीं था यहाँ से हटके यहाँ आ गया, यहाँ तो था ही था, एक्स्ट्रा था। अब यहाँ पर फ्रैंकल में क्या है, कैटायन डिसलोकेट। डिसलोकेट का मतलब है अपनी जगह से कहीं दूसरी जगह चले जाना, ठीक है। इंटरस्टिशियल साइट, अब कहाँ जा रहा है, कैटायन जो है वो डिसलोकेट हो रहा है। डिसलोकेट मतलब अपनी जगह से हट रहा है और कहाँ जा रहा है, इंटरस्टिशियल साइट। तो ये आपको हिंट मिल गया कि भाई कैटायन जो है अपनी जगह से हट गया और इंटरस्टिशियल साइट पे चला गया। आगे क्या दे रखा है, वैकेंसी डिफेक्ट एट इट्स ओरिजिनल साइट एंड एन इंटरस्टिशियल डिफेक्ट एट इट्स न्यू लोकेशन। तो यहाँ पर अगर मैं इसको डायग्राम बनाने की कोशिश करूँ तो यहाँ डायग्राम क्या होगा। अब देखिए मजेदार बात यह कि कैटायन ही डिसलोकेट क्यों हुआ, एनायन डिसलोकेट क्यों नहीं हुआ। उसका रीजन ये है कि देखिए यहाँ तो कोवेलेंट सॉलिड है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, कैटायन एनायन है ही नहीं। यहाँ पर आपको मैंने बता रखा है कि भाई आप जब क्रिस्टल पढ़ते हो तो वहाँ पर वॉइड होता है,
वॉइड क्या होता है कि भाई आपके जो मैक्सिमम जो एनायन है वो बड़े साइज के होते हैं, तो वो आपके स्केलेटन बनाते हैं, बेस बनाते हैं, बीसीसी एफसीसी सिंबल जो भी है। उसके बाद उसमें जो खाली जगह बचती है उसको हम कहते हैं वॉइड। अब खाली जगह जो बचती है उसमें कौन फिट होता है, कैटायन। तो अब आप इसको ऐसे समझो कि जो खाली जगह है वो छोटी है और एनायन बड़ा है, तो एनायन तो खाली जगह में फिट हो नहीं सकता क्योंकि उसका साइज बड़ा है। तो जो छोटी जगह है वहां पर कौन फिट होता है, कैटायन। इसलिए डिसलोकेट जो होगा इंटरस्टिशियल साइड में वो कैटायन ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या करा, मान लीजिए ये कैटायन यहाँ से हटाया और यहाँ लगा दिया। तो अब इससे हुआ क्या, भाई कैटायन अपनी जगह से हट गया और इंटरस्टिशियल साइड में चला गया। जरूरी नहीं पास जाओ, कहीं दूर भी जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर हमने फ्रैंकेल डिफेक्ट का जो डायग्राम देखा वो हमने ये देखा कि डायग्राम एक्चुअल जैसा था वैसा का वैसा बनाना आइडियल। आपको एक या दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कैटायन अपनी जगह से हटाया और इंटरस्टिशियल साइड में चला गया। अब इससे हुआ क्या, देखिए अब आपको ये डायग्राम से क्या है याद करने में आसानी होगी। क्या याद करने में आसान होगी कि पहला पॉइंट आयनिक सॉलिड है, डायग्राम देख के दिख रहा है प्लस माइनस है। दूसरा पॉइंट है कैटायन डिसलोकेट, आपको दिख रहा है कि भाई कैटायन अपनी जगह से हट गया। तीसरा पॉइंट क्या है, इसी में जो पॉइंट है इसके आगे, वैकेंसी डिफेक्ट एट इट्स ओरिजिनल साइट। देखिए अभी हमने ऊपर वैकेंसी डिफेक्ट पढ़ा था, तो अगर मैं केवल इसको देखूं, इसको भूल जाऊं, तो मुझे क्या दिखेगा कि भाई वैकेंसी डिफेक्ट है। क्या है, वैकेंसी डिफेक्ट है। भाई कैटायन अपनी जगह है ही नहीं, वैकेंसी डिफेक्ट होगी, वैकेंसी आ गई। इसके आगे का जो पॉइंट है वैकेंसी डिफेक्ट एट इट्स ओरिजिनल साइट, जो उसकी ओरिजिनल साइट थी वहां तो वैकेंसी डिफेक्ट हो गया। एंड एन इंटरस्टिशियल डिफेक्ट एट इट्स न्यू लोकेशन। अब अगर मान लीजिए मैं इसको नहीं देखूं तो मुझे क्या लगेगा, ये तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है। तो कहने का मतलब ये है कि एक तरह से कंबाइंड फॉर्म है। फ्रैंकेल डिफेक्ट जो है एक तरह से कंबाइंड फॉर्म है वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की। वहां पर क्या था, वैकेंसी में केवल निकल रहा था और इंटरस्टिशियल में केवल आ रहा था। यहाँ पर क्या है, एक जगह से हटा और इंटरस्टिशियल में चला गया। तो ये आपके जो स्टेटमेंट है, ये आपके कई बार क्वेश्चन आप देखेंगे शीट में, तो वहां पर आपको मिल जाएंगे। ये एक एक स्टेटमेंट जो है एग्जाम में ऑप्शन में आता है कि भाई सही कथन क्या है फ्रैंकेल के लिए और गलत कथन क्या है। तो वहां पर आपको सारे पॉइंट क्लियर होने चाहिए। तो अगर आप ढंग से समझेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आगे क्या कह रहा है, ये सब हमने पढ़ लिया। न्यू लोकेशन डज नॉट चेंज डेंसिटी। अब अगर केवल वैकेंसी डिफेक्ट की हम बात करें, डेंसिटी कम होती है क्योंकि एटम कम हो रहे हैं, वॉल्यूम फिक्स है। अगर मैं केवल इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की बात करूं तो डेंसिटी बढ़ रही है, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम फिक्स है, मास बढ़ रहा है। लेकिन यहां पर हुआ क्या, इसको देखो तो डेंसिटी कम हो रही है, इसको देखो डेंसिटी बढ़ रही है। अब हुआ क्या, ना तो एटम अपनी, ना तो जो आयन है उनकी संख्या बढ़ी ना कम हुई, केवल हुआ क्या, उसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। तो उससे डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये ध्यान रखना आपको, डज नॉट चेंज डेंसिटी, डेंसिटी में कोई चेंज नहीं होता है। ये सारे पॉइंट ध्यान रखना। डेंसिटी किस में बढ़ रही है, किस में कम हो रही है, किस में कांस्टेंट है। उसके बाद है कैटायन वेरी वेरी लेस देन एनायन। ये जो है रेडियस रेशो जो है, इसको आप कैटायन वेरी वेरी लेस देन एनायन कह दो, या इसको दूसरी लैंग्वेज में कहूँ रेडियस रेशो। रेडियस रेशो मैंने आपको बताया था क्या होता है कैटायन और एनायन का। तो रेडियस रेशो जो होता है वो क्या होता है, कम होता है। अब रेडियस रेशो कम का मतलब क्या है कि भाई आपके क्या करना है, कैटायन एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, तो बड़ा होगा तो आसानी से जाएगा या छोटा होगा तो आसानी से जाएगा, छोटा होगा तो आसानी चल जाएगा। तो यहाँ पर फेवरेबल कंडीशन क्या है कि कैटायन छोटा होना चाहिए। अब कैटायन छोटा क्या है, अकेला आइसोलेट तो हम कह नहीं सकते भाई छोटा क्या है, हम कंपेयर कह रहे हैं आयनाइन के कंपेरिजन में। तो कैटायन छोटा होना चाहिए एनायन से, तो हम उसको इनडायरेक्टली रेडियस रेशो भी कह सकते हैं। तो कैटायन छोटा होना चाहिए एनायन से या रेडियस रेशो। अगर सिंपल भी ये मैं कंपेरिजन नहीं भी करूँ तो सिंपल भी मैं किसको कह सकता हूँ कि कैटायन छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कैटायन छोटा होना चाहिए, क्योंकि छोटा होगा तो आसानी से डिसलोकेट हो जाएगा। इसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देखिए कोऑर्डिनेशन वाला जो पॉइंट है वो इतना कॉमन नहीं है, ना क्वेश्चन में आता है स्टेटमेंट में, रेयर कोई आ जाए तो आ जाए। लेकिन थोड़ा सा एक हिंट दे देता हूँ आपको। जब मैंने आपको क्रिस्टल सिस्टम पढ़ाए थे, तो जब आपको क्रिस्टल सिस्टम पढ़ाए थे तो वहाँ पर अब एक चीज़ नोटिस करना कि कैटायन छोटा है। जैसे मान लीजिए ये मैंने कहा कैटायन छोटा है, तो इसको ज़्यादा एटम घेर सकते हैं, ज़्यादा एनायन घेर सकते हैं, या कैटायन बड़ा है तो इसको ज़्यादा एनायन घेर सकते हैं। तो अगर आप इसको घेरने की कोशिश करोगे तो 1 2 3 4 ये घिर गया पूरा। इसमें खूब सारे आ सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो कहने का मतलब, हालांकि अब आप ये मत कहना कि तो मैंने समझाने के लिए बता दिया कि भाई कैटायन बड़ा कर दिया एनायन छोटा कर दिया, वो तो एक समझाने के लिए। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। तो सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि कैटायन अगर छोटा होगा तो उसके आसपास ज़्यादा एनायन नहीं आ सकते, और कैटायन अगर बड़ा होगा तो उसके आसपास ज़्यादा एनायन आ सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी मैंने यहाँ कहा कैटायन छोटा होना चाहिए, और अगर कैटायन छोटा होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर कम होगा। समझ आ गई बात। जैसे फॉर एग्जांपल एक तो है NaCl और एक है सीजियम क्लोराइड। तो सीजियम क्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, जबकि सोडियम क्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। क्यों, क्योंकि देखिए क्लोराइड तो सेम ही हो गया, Cl तो सेम हो गया, लेकिन सोडियम का साइज छोटा है और सीजियम का साइज बड़ा है।
इस वजह से जो है NaCl जो है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और सीजियम क्लोराइड कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। तो ये एक पॉइंट होता है कि जो रेडियस रेशो है वो भी डिसाइड करता है कि आपके क्रिस्टल की स्ट्रक्चर क्या होगी। क्यों? क्योंकि रेडियस रेशो जब आप इसका देखोगे तो इसका ऑक्टाहेड्रल वॉइड के हिसाब से आएगा, और इसका जब आप देखोगे तो इसका क्यूबिक वॉइड के हिसाब से आएगा। बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने इसलिए नहीं बताया कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये यहाँ में थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूँ। एक चीज़ और दे देता हूँ कि जब कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। अगर आपसे कोई पूछ ले, हालांकि नहीं पूछेगा, कोई पूछ ले भाई सीजियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड में ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, तो आप सोचोगे ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया भाई, ये कौन से कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछ लिया। सीजियम क्लोराइड जो है ज़्यादा स्टेबल है NaCl से। क्यों? क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो मैंने आपको बता दिया, तो ये आप पॉइंट ध्यान रखते, क्योंकि देखिए जब टफ क्वेश्चन बनाना होगा तो ये पॉइंट उठाएंगे तो आपको ध्यान नहीं रहेगा, क्योंकि हम केवल डेफिनेशन तक ध्यान रखते हैं कि भाई इधर से उधर चला गया बस बात खत्म। लेकिन जब इन पे क्वेश्चन आएगा तो वो आपके क्लियर नहीं होंगे। ये सारी बात हो गई। लास्ट में आता है एग्जाम्पल। अब देखिए एग्जाम्पल खूब सारे पूछते हैं। एग्जाम्पल कई बार एग्जाम्पल में पूछते हैं भाई ये एग्जाम्पल कौन से डिफेक्ट का है या इस डिफेक्ट का एग्जाम्पल कौन सा है। तो दो तरीके का क्वेश्चन बनेगा कि जैसे मान लीजिए वो पूछेगा ZNS जो है कौन सा डिफेक्ट शो करता है, या वो पूछेगा कि फ्रैंकल डिफेक्ट का एग्जाम्पल कौन सा है। अब यहाँ पर आप देखिए खासियत ये है कि फ्रैंकल डिफेक्ट की, क्योंकि आपने लिखा है कैटायन छोटा होना चाहिए, तो जब आप सिंपल कंपेयर पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि जो एल्कली मेटल है उनके साइज बड़े होते हैं और जो ट्रांजिशन मेटल है उनके साइज छोटे होते हैं। तो फ्रैंकल डिफेक्ट के जो एग्जाम्पल है उसमें आपको साइज छोटे, मतलब जिंक और सिल्वर, ये आपको मिल जाएंगे। तो जिंक सल्फाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, ये आपको इसमें मिल जाएंगे। अब देखिए सिल्वर ब्रोमाइड कॉमन है, इस ये आपके दोनों शो करता है, फ्रैंकल भी शो कर सकता है और शॉर्ट की भी शो कर सकता है। तो ये सारे पॉइंट थे फ्रैंकल डिफेक्ट के, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डिफेक्ट में से क्वेश्चन आता है तो फ्रैंकल या शॉर्ट की में से आता है। तो ये सारे पॉइंट जो है मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। अब देखिए नेक्स्ट जो है स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट में वो है शॉर्ट की डिफेक्ट। शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या दे रखा है? वैकेंसी डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड। अब शॉर्ट की डिफेक्ट देखा जाए तो एक तरह से वैकेंसी डिफेक्ट है प्योर। अभी हमने देखा था फ्रैंकल डिफेक्ट जो है वो ना तो वैकेंसी डिफेक्ट है ना इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है, दोनों का मिक्स है। लेकिन अगर हम शॉर्ट की बात करें तो प्योरली एक तरह से क्या है, वैकेंसी डिफेक्ट है। बस फर्क क्या है कि ये आयनिक सॉलिड में, किसमें है? आयनिक सॉलिड में। क्यों? क्योंकि जो आपके कोवलेंट सॉलिड थे वहां तो हमने सिंपल कह दिया कि भाई वैकेंसी हो गई। यहाँ पर ये आयनिक सॉलिड की अगर हम बात करें इसलिए इसका नाम क्या हो गया? शॉर्ट की डिफेक्ट। यही डिफरेंस है, मतलब कोवलेंट है तो वैकेंसी डिफेक्ट और आयनिक है तो शॉर्ट की डिफेक्ट। अब यहाँ पर और खास बात क्या है, कोवलेंट में तो आपके स्टोइकियोमेट्री का कोई कंसेप्ट नहीं है। मैंने आपको बताया था कि भाई प्लस माइनस तो है नहीं, तो यहाँ पर कोवलेंट में प्लस माइनस होती नहीं, तो वहाँ स्टोइकियोमेट्री अपने आप मेंटेन ही है, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आयनिक कंपाउंड में स्टोइकियोमेट्री का मतलब ये कि जो रेशो है फॉर्मूला के हिसाब से, जैसे NaCl है तो 1:1 का रेशो है, तो वो रेशो मेंटेन होना चाहिए, तो उसको हम स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। आगे क्या दे रखा है? मिसिंग कैटायंस एंड एनायंस आर इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई वैकेंसी डिफेक्ट है, मतलब कमी है। अब कमी किसकी है? अगर केवल कैटायन की कमी करोगे तो वहां पर क्रिस्टल पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और अगर केवल एनायन की करोगे तो क्रिस्टल पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए दोनों बराबर मात्रा में, प्लस और माइनस। अब यहाँ पर आप एक चीज समझ लेना कि यहाँ इक्वल हम कह रहे हैं, उसका कंडीशन या बाय डिफॉल्ट हमने क्या मान रखा है कि दोनों पे चार्ज सेम है। हमने क्या मान रखा है कि भाई कैटायन पे +1 है तो एनायन पे -1 है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, बाय डिफॉल्ट है तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। डिक्रीजेज डेंसिटी, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब अगर मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर डायग्राम के हिसाब से देखूँ तो अभी आइडियल कंडीशन है आयनिक सॉलिड की। अब ये कह रहा है मिसिंग कैटायंस एंड एनायंस आर इक्वल, तो यहाँ पर ये कह रहा है भाई वैकेंसी डिफेक्ट है और एनायन और कैटायन इक्वल है। तो मैंने क्या करा, समझने के लिए एक कैटायन यहाँ से निकाल दिया, यहाँ से एक एनायन निकाल दिया। अब ये हट गया, बस इसमें बीच में कुछ नहीं आया है। तो सिंपल वैकेंसी डिफेक्ट में क्या था, प्लस माइनस नहीं थे, यहाँ पर मैंने प्लस माइनस लगा दिया। कंडीशन क्या है कि प्लस और माइनस बराबर संख्या में क्या होना चाहिए, गायब होनी चाहिए या मिसिंग होनी चाहिए, ठीक है। डिक्रीजेस डेंसिटी, अब साफ साफ दिख रहा है कि वॉल्यूम तो उतना ही है, लेकिन कैटायन एनायन की संख्या क्या हो गई, कम हो गई, तो डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद कैटायन एंड एनायन आर ऑफ ऑलमोस्ट सिमिलर साइज। अब देखिए ये क्या होता है कि ये चीज़ें थोड़ी डीप में है, ये जो पॉइंट है ना, ये वाले पॉइंट थोड़े डीप के हैं, बाकी तो कॉमन पॉइंट होते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि जैसे मैंने कहा था कि भाई अगर आप चाह रहे हो कि कैटायन जो है, जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, इसका मतलब वॉइड है, वॉइड में चल जाए, तो वो कब होगा, जब कैटायन का साइज छोटा होगा, आसानी से चल जाएगा। लेकिन अगर कैटायन का साइज बड़ा है तो वो वॉइड में नहीं जा सकता, तो वहाँ पर उस केस में वो ये वाला डिफेक्ट शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, कैटायन एंड एनायन आर ऑफ ऑलमोस्ट सिमिलर साइज। तो अगर कैटायन एनायन का साइज लगभग सिमिलर है, अब ऐसा तो हो नहीं सकता बराबर हो जाए, बिल्कुल लगभग सिमिलर है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब रेडियस रेशो अच्छा खासा है, तो वहाँ पर शॉर्ट की डिफेक्ट होगा।
और अगर कैटायन का साइज छोटा है, रेडियस रेशियो बहुत कम है, तो वहां पर फ्रैंकल डिफेक्ट होगा। ये आपको डिफरेंस ध्यान रखना है। कोऑर्डिनेशन नंबर हाई, अब हालांकि ये मैंने कहा कि बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, तब ये पॉइंट काम आएगा कि अगर मैंने कहा साइज कैटायन का छोटा है तो वहां पर बहुत ज़्यादा एनायन नहीं आ सकते, लेकिन कैटायन का साइज बड़ा है तो वहाँ एनायन बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है कंपेरेटिवली ज़्यादा होता है किसके कंपेरिजन में, फ्रैंकल डिफेक्ट के कंपेरिजन में। उसके बाद एग्जाम्पल दे रखे हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं याद करने में, फ्रैंकल डिफेक्ट में कैटायन छोटा होना चाहिए मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इसका एनायन बड़ा होना चाहिए मतलब एस ब्लॉक, ठीक है। एक्सेप्शन भी है, NaCl हो गया, KCl हो गया, KBr हो गया। अभी जैसे मैंने कहा सीजियम क्लोराइड हो गया, AgBr, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था AgBr को आप खास स्पेशली ध्यान रखना है क्योंकि ये दोनों डिफेक्ट शो करता है। AgBr जो है वो एग्जाम्पल है फ्रैंकल का भी है और शॉर्टकी का भी है। तो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि AgBr शो करता है ओनली फ्रैंकल या केवल ऐसे लिखा हो फ्रैंकल, शॉर्टकी, तीसरा हो बोथ और चौथा हो नन, तो आंसर क्या होगा, बोथ। AgBr शो बोथ फ्रैंकल एंड शॉर्टकी डिफेक्ट। तो ये जो सारे पॉइंट्स थे ये किसके थे, शॉर्टकी डिफेक्ट के। तो मैंने आपसे क्या कहा कि अगर डिफेक्ट पे क्वेश्चन पूछा जाता है तो फ्रैंकल और शॉर्टकी पे पूछा जाता है। जितने पॉइंट्स हैं सारे इंपॉर्टेंट है, सब पे क्वेश्चन आता है कि भाई जैसे ये है, या मैंने स्टेटमेंट कहा था कि भाई एक जगह से डिसलोकेट हो, तो सारे स्टेटमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जब आप शीट देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं कहाँ से नहीं आ रहे हैं। तो देखिए ये वाला जो पार्ट है थ्योरेटिकल पार्ट है, जो स्ट्रक्चर थी क्रिस्टल स्ट्रक्चर वो तो फिर भी आपको याद करना है, इमेजिन करना है। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, केवल आपको याद करना है, सिंपल, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है। खास करके एग्जाम्पल ध्यान रखना, कई बार क्या होता है एग्जाम्पल में हम कन्फ्यूज आते हैं, लेकिन जो मैंने आपको कहा पॉइंट कि भाई यहाँ पर एल्कली मेटल होगा और वहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट होगा, तो उससे आपको ध्यान रहेगा। फिर भी अगर आप जैसे मान लीजिए कई बार कन्फ्यूज आते हैं कि भाई कैसे करें, वहाँ पर एक आप इसको ऐसे समझो, एक सिंपल सा एक हिंट है, मतलब याद करने के लिए, ट्रिक विक तो बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते। एक शब्द होता है शॉर्ट, होता है ना, शॉर्टेज हो गई, शॉर्टेज का मतलब होता है कमी। तो कमी किसकी हो गई, कैटायन एनायन की, उसको हमने क्या कह दिया, शॉर्ट की डिफेक्ट। तो याद करने में आसानी रहेगी। तो शॉर्ट की डिफेक्ट का मतलब, शॉर्ट का मतलब शॉर्टेज का मतलब कमी, कमी का मतलब कैटायन एनायन कम है, तो शॉर्ट की डिफेक्ट। दूसरा एस से शॉर्ट की, एस से शॉर्ट, और एस से आप कह सकते हो सोडियम, एस से आप क्या कह सकते हो, सोडियम। तो एस से सोडियम है तो एस से सोडियम क्लोराइड एग्जाम्पल हो गया। तो ये एक छोटी सी हिंट है याद करने में। वैसे कंसेप्चुअली मैंने आपको समझा दिया, लेकिन कई बार क्या होता है कंसेप्ट सब हमको आते हैं लेकिन हम रिवीजन नहीं करते ढंग से, तो वो स्लिप हो जाता है माइंड से, तो वहाँ पर क्या होता है कि गलती हो जाती है हमसे। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके था शॉर्ट की डिफेक्ट। अब देखिए आगे दे रखा है नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट, और नॉन स्टोइकियोमेट्री में मेटल एक्सेस डिफेक्ट हमने देखे थे। मेटल एक्सेस डिफेक्ट में पहला दे रखा है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। अब देखिए एनायनिक वैकेंसी की वजह से मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब इस पर एक ही क्वेश्चन बन सकता है। क्या क्वेश्चन बन सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसमें होता क्या, जैसे मान लीजिए पहली बात ये है कि कौन शो कर रहा है, एल्कली हैलाइड। एल्कली हैलाइड जो है वो ये वाला डिफेक्ट शो कर रहे हैं। इसमें एग्जाम्पल दे रखा है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड। अब यहाँ पर आप क्या करते हो, जैसे मान लीजिए मैंने कहा ये क्रिस्टल है NaCl का, ठीक है, इसको वेपर में गर्म कर रहे हैं, और वेपर किसकी है, सोडियम की, ठीक है। मतलब हमने क्या करा, NaCl क्रिस्टल लिया, उसको सोडियम वेपर में हम गर्म कर रहे हैं। अब सोडियम वेपर में गर्म करने से क्या होता है कि ये जो सोडियम है ये इसके साथ जुड़ने लग जाता है। भाई क्रिस्टल में सोडियम आयन है ही, और ये जो आपके सोडियम वेपर थी ये भी आपके क्या होता है, टूटती है आयन में। तो ये सोडियम वेपर जो है Na+ और इलेक्ट्रॉन इसमें टूटती है, और Na+ जो है वो क्रिस्टल में क्या होता है, जैसे Na+ जुड़े हुए हैं वैसे और Na+ जुड़ने लग जाते हैं। अब Na+ जुड़ेंगे तो Cl तो उतने नहीं है, Cl का तो कोई सोर्स नहीं है। तो जो आपके एनायनिक साइड होनी चाहिए क्रिस्टल में, वहाँ पर कौन जाता है, Cl की जगह इलेक्ट्रॉन। तो हमने क्या देखा कि NaCl का क्रिस्टल पहले बना हुआ था, उसके बाद हमने ऊपर सोडियम वेपर ली, जैसे NaCl का एग्जांपल है, सोडियम वेपर लिया, उसको गर्म किया, तो जो सोडियम कैटायन था वो तो क्या हो गया, जैसे जैसे आपके प्लस है वहाँ ऐड हो गया, तो क्रिस्टल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्रिस्टल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब एनायन की कमी है, तो एनायन की कमी क्या क्या करें, तो वहाँ पर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एनायन की जगह चला जाता है। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो मेंटेन रहती है, लेकिन स्टोइकियोमेट्री मेंटेन नहीं है। क्यों, क्योंकि कैटायन ज़्यादा है और एनायन कम है। तो अगर इसको हम देखें डायग्राम के हिसाब से, तो देखिए हमने देखा ये, अब इसमें मैंने एक्सटेंशन नहीं बताया कि भाई कैसे बढ़ रहा है, मैंने केवल ये बताया कि भाई कैटायन तो अपनी जगह वैसा का वैसा ही है अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें, लेकिन एनायन की जगह कौन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन। तो ये यहाँ मैंने इलेक्ट्रॉन शो कर दिया। इलेक्ट्रॉन में और एनायन में फ़र्क होता है, ठीक है, दोनों सेम बात नहीं है। तो यहाँ पर सब जगह एनायन है माइनस का अंदर, और यहाँ मैंने इलेक्ट्रॉन शो कर दिया।
अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये रेस्पॉन्सिबल होता है कलर के लिए, क्या होता है, कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, एफ सेंटर, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एफ सेंटर। तो एफ सेंटर पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भाई एफ सेंटर क्या होता है, कुछ भी ऑप्शन बना देगा कि भाई एफ सेंटर क्या होता है, जहाँ पर कैटायन होता है, जहाँ पर एनायन होता है, जहाँ पर खाली स्पेस होती है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन होता है। तो आपसे कोई पूछे एफ सेंटर क्या होता है तो आप क्या कहेंगे, जिस साइट पर, या कैटायनिक एनायनिक जो भी आप कहें, एनायनिक साइट है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसको हम क्या करें, एफ सेंटर। तो यहाँ पर एफ सेंटर पे क्वेश्चन बन सकता है और बन चुका है, आरपीसी ने एफ सेंटर पे क्वेश्चन पूछ रखा है। तो एफ सेंटर इंपॉर्टेंट है इसमें, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। एक चीज़ ये है कि भाई NaCl जो है वो शो कर रहा है कौन सा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। हालांकि एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा पूछे नहीं गए। अब हुआ क्या कि भाई प्योर NaCl तो था, वो तो कलरलेस था या वाइट था, हम वाइट कह सकते हैं। और यहाँ पर जब ये आपके एफ सेंटर आया तो एफ का मतलब होता है कलर, तो कलर के लिए जो है येलो कलर आ जाता है। पोटेशियम क्लोराइड के कहें तो पिंक आ जाता है, और लिथियम क्लोराइड के कहें तो वॉयलेट आ जाता है। बहुत ज़्यादा कोई नहीं पूछ रहा, फिर भी पूछ सकता है। इसके बाद है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायंस एट इंटरस्टिशियल साइट। देखिए ऊपर वाले में हमने क्या करा, ऊपर से मेटल ऐड करा तो एनायन क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, ठीक है, मेटल ज़्यादा है। अब इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, तो एनायन की जगह खाली है। अब यहाँ पर मैं कह रहा हूँ मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन एट इंटरस्टिशियल साइट। यहाँ पर कैटायन जो था वो तो हमने ऐड किया, लेकिन वो जो साइट थी वहीं गया, और एनायन की जो साइड थी, क्योंकि एनायन दिया नहीं तो एनायन की साइड खाली रहेगी, उसकी जगह इलेक्ट्रॉन चला गया। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, एक्स्ट्रा है क्योंकि एनायनिक वैकेंसी है, मतलब एनायन की साइड खाली है। यहाँ पर केस क्या है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन एट इंटरस्टिशियल साइट, मतलब जो क्रिस्टल था वैसा का वैसा था। इसको अगर मैं इसी डायग्राम को शो करूँ, इसको हम मिटा देते हैं, तो यहाँ पर क्या है, एनायन का एनायन ही है। अब ये कह रहा है कि भाई कैटायन एक्स्ट्रा हो गया, तो यहाँ पर हमने क्या करा, तो यहाँ पर कैटायन जो है प्लस में चला गया, अंदर चला गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एक तरह से इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का एक एग्जांपल कह सकते हो। अब यहाँ पर क्या है कि ये आपके स्टोइकियोमेट्री मेंटेन नहीं हो रही, क्यों, क्योंकि प्लस ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पर इसको हम समझिए कैसे है कि जिंक ऑक्साइड एग्जाम्पल है, जिंक ऑक्साइड का कलर होता है वाइट, इसको हमने गर्म किया। तो जब हम गर्म कर रहे हैं तो जिंक जो है वो जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो रहा है, और ये हाफ इलेक्ट्रॉन। अब हुआ क्या, ये तो बाहर निकल गई गैस है, और जिंक और इलेक्ट्रॉन ये क्या चले गए, इंटरस्टिशियल साइट में चले गए। तो जैसे मान लीजिए मैंने कहा ये कैटायन है और ये इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन का तो मास होता नहीं है, तो डेंसिटी तो क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि भाई इस केस में क्या हुआ कि जब आपने गर्म किया तो ये आपके इंटरस्टिशियल साइट में चला गया। तो डेंसिटी को रहने देना, डेंसिटी का कंसिडर यहाँ जरूरत नहीं है, इस पर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो ये आप एग्जाम्पल ध्यान रख सकते हो, जिंक ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड कौन सा एग्जांपल है, किसको कौन सा डिफेक्ट शो कर रहा है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायंस एट इंटरस्टिशियल साइट। ये मैंने आपको समझा दिया। जब आप जिंक ऑक्साइड को गर्म करो तो जिंक 2+ आयन और ऑक्सीजन गैस बाहर निकल रही है। तो ये जो बेसिकली था, तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो शॉर्ट की और फ्रैंकलिन पूछे जाएंगे। उसके अलावा ये दो है जो थोड़ा मैंने आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया, बाकी केवल आपको नाम पता होना चाहिए, उस पर बहुत ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं बच रहा है। अब देखिए सॉलिड स्टेट का जो लास्ट टॉपिक है वो है आपके कंडक्शन इन मेटल, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, या फिर आप इसको बैंड थ्योरी भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर हेडिंग है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब अगर हम बात करें कंडक्शन की, तो कंडक्शन के बेस पर, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के बेस पर हम जो मटेरियल्स हैं, जो सब्सटेंसेज हैं, उनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। तो देखिए कंडक्टर की अगर बात करें तो कंडक्टर को हम मेटल्स कह सकते हैं, कंडक्टर को हम क्या कह सकते हैं, मेटल्स, क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स है उसकी हम यहाँ बात नहीं कर रहे। तो कंडक्टर जो है उसको हमने कह दिया मेटल्स, उसके अलावा सेमीकंडक्टर और उसके अलावा इंसुलेटर। अब तीनों में क्या डिफरेंस है, बैंड थ्योरी के हिसाब से हम समझते हैं। देखिए बैंड थ्योरी क्या समझाती है, इसको अगर हम समझें तो आप ऐसे इमेजिन करिए, एमओटी आपने पढ़ी होगी। अब जैसे कोई सिंपल सा अगर मैं एग्जांपल लूँ एमओटी के लिए, हाइड्रोजन ले लेते हैं। चलिए ये मैंने कहा हाइड्रोजन है, समझने की बात है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, हाइड्रोजन का एक ऑर्बिटल है 1s, और दूसरे हाइड्रोजन का 1 ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल है 1s। तो 1s और 1s ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, और एक क्या बनाते हैं, बॉन्डिंग, और एक बनाते हैं एंटी बॉन्डिंग। ये हो गया सिग्मा 1s बॉन्डिंग, ये हो गया सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग। अब आप सोचेंगे कि भाई एमओटी का बैंड थ्योरी से क्या लेना देना। एक्चुअल में अगर आप देखो तो आप डायरेक्ट तो पढ़ देते कि भाई ये बैंड है ये, लेकिन बैंड का कंसेप्ट आया कहाँ से। तो अगर आपको ध्यान हो तो जब मैंने आपको सॉलिड बताए थे, तो वहाँ पर जब मैंने मेटेलिक सॉलिड की बात की थी,
तो वहाँ हमने कहा था कि मेटेलिक सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, कैटायन इन प्रेजेंस ऑफ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है कि मेटल के अंदर क्या प्रेजेंट है, कैटायन प्रेजेंट है और इलेक्ट्रॉन का सी प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, कैटायन प्रेजेंट है और इलेक्ट्रॉन का सी प्रेजेंट है। अब वो जो कैटायन है आपस में इंटरेक्टेड है, जो कैटायन है वो क्या है, आपस में इंटरेक्टेड है, मतलब वो इंटरलिंक्ड है। तो जब इंटरेक्टेड होते हैं तो वो इंटरेक्शन करते हैं। अब इसको आप ऐसे समझिए कि दो एटम ने इंटरेक्शन करा तो एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। तो अगर 2 की जगह 4 करते, 4 की जगह 10 करते, 10 की जगह 20 करते, 100 करते, 150 करते, तो क्या होता, खूब सारे बॉन्डिंग ऑर्बिटल बन जाते और खूब सारे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बन जाते। तो वहां पर क्या है कि जो ऑर्बिटल बनते हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती है, क्योंकि जो इंटरेक्शन है वो ज़्यादा एटम्स के बीच में हो रहा है। तो उससे जो संख्या ज़्यादा होती है वो इतने पास पास होते हैं कि वो अलग ऑर्बिटल में हम उसको काउंट ना करके हम क्या कहते हैं कि ये पूरा बैंड है। समझ में आई बात। तो जो आप डायग्राम में पढ़ते हो कि भाई एक एटम ने, 2 एटम ने इंटरेक्शन करा तो एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग, तो अगर ज़्यादा एटम इंटरेक्शन करेंगे तो खूब पास पास ऑर्बिटल बनते हैं। तो जो पास पास ऑर्बिटल है उसको कंबाइनली हम बैंड कहते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पर। तो हमने क्या कहा कि भाई कंडक्शन के बेस पर हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड करा, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। अब किसको हम कंडक्टर कहेंगे, किसको सेमीकंडक्टर कहेंगे, किसको इंसुलेटर कहेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से फ्लो होने दे वो कंडक्टर, जो बिल्कुल ही नहीं होने दे वो इंसुलेटर, और जो बिल्कुल मिड में बहुत कम कम होने दे, ठीक ठाक होने दे, उसको हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। अब देखिए होता क्या है कि यहाँ पर जब हम बैंड थ्योरी की बात करते हैं तो हमारे मन में कई बार कंफ्यूजन आ जाता है कि कौन सा ऑर्बिटल कौन सा है या कौन सा बैंड कौन सा है, किसको क्या कहें किसको क्या नहीं कहें। तो यहाँ पर मैं आपके कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो नाम आते हैं, एक आता है वैलेंस बैंड, एक आता है फील्ड बैंड या फील्ड ऑर्बिटल, एम्प्टी, कंडक्शन बैंड और पार्शियली फील्ड। तो हमारे मन में कन्फ्यूजन ये होता है कि भाई वैलेंस बैंड किसे कह रहे हैं, एम्प्टी, फील्ड तो हमको पता चल जाता है भाई जो भरा हुआ है वो फील्ड और जो खाली है वो एम्प्टी और जो आधा भरा हुआ है वो वैलेंस, जो आधा भरा हुआ वो पार्शियल फील्ड। तो ये तो हो गया भरे हुए के सेंस में कि भाई फील्ड है, एम्प्टी है या पार्शियली फील्ड है। अब कन्फ्यूजन ये होता है कि भाई वैलेंस बैंड किसे कहें और कंडक्शन बैंड किसे कहें। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो लास्ट वाला बैंड है वो वैलेंस बैंड कहलाता है। लास्ट वाला जो बैंड है वो क्या कहलाता है, वैलेंस बैंड। अब वैलेंस बैंड जो है वो आपके या तो भाई लास्ट वाला का मतलब क्या है, जिसमें इलेक्ट्रॉन हो। भाई आप कहते हो ना वैलेंस शेल, आप क्या कहते हो, वैलेंस शेल। तो वैलेंस शेल का मतलब क्या होता है कि जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें आ रहा है उसको हम वैलेंस शेल कह रहे हैं। वैसे ही आपके वैलेंस बैंड कौन सा है, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसको हम लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें प्रेजेंट है उसको हम वैलेंस बैंड कह रहे हैं। अब वो वैलेंस बैंड जो है कंप्लीटली फिल्ड भी हो सकता है और पार्शियली फिल्ड भी हो सकता है। ठीक है। इसके बाद आपके आ रहा है कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन बैंड हम उसको कह रहे हैं जो खाली है, पूरा खाली है तो भी कंडक्शन बैंड कहलाएगा, और थोड़ा खाली है या पार्शियली एम्प्टी है उसको भी हम कंडक्शन बैंड कह सकते हैं। तो कंडक्शन बैंड जो है या तो कंप्लीटली, ये आपके वैलेंस बैंड जो है या तो कंप्लीटली फिल्ड है या फिर आपके पार्शियली फिल्ड है, और जो कंडक्शन बैंड है या तो कंप्लीटली एम्प्टी है या फिर पार्शियली फिल्ड और पार्शियली एम्प्टी है। इसका मतलब ये जो कंडीशन है, ये जो ऑर्बिटल है, ये दोनों में काउंट होगा। अब यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए अगर आपसे कोई पूछे मेटल की कंडीशन क्या है, तो ये जो कंडीशन है ये मेटल की कंडीशन है। किसकी कंडीशन है, मेटल की। मेटल की जो कंडीशन है वो 2 कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि जो आपके कंडक्शन बैंड है, कंडक्शन बैंड किसको कह रहे हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करता है। कंडक्शन बैंड किसको कह रहे हैं, जहाँ इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करता है। फ्रीली मूव कब करेगा, जब जगह होगी। तो इसको अगर हम देखें कि भाई ये पूरा भरा हुआ है, ये अगर ये देखा जाए तो ये पूरा एक ही बैंड है, तो ये पूरा एक ही बैंड है, तो ये पार्शियली फिल्ड है। क्या है ये, पार्शियली फिल्ड। तो ये जो पार्शियली फिल्ड है इसको आप वैलेंस बैंड भी कह सकते हो, उसके बाद आप इसको कंडक्शन बैंड भी कह सकते हो, और ये पार्शियली फिल्ड है। ठीक है। तो कहने का मतलब है पार्शियली फिल्ड के केस में वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड एक ही होता है। तो यहाँ पर ये पार्शियली फिल्ड है, तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि भाई वैलेंस जो लास्ट वाला उसको कह दिया जिसमें इलेक्ट्रॉन हो, तो ये वैलेंस हो गया। अब वैलेंस जो बैंड है वो पार्शियली फिल्ड है। दूसरी बात, इसमें इलेक्ट्रॉन है इसलिए हमने इसको वैलेंस बैंड कह दिया। दूसरी बात, ये थोड़ा खाली है, मतलब पूरा थोड़ा खाली और पूरा खाली, उसको हम कहते हैं कंडक्शन बैंड। तो मेटल के केस में क्या होता है कि जो आपके पार्शियली फिल्ड होता है उस केस में मेटल की कंडीशन होती है। जो वैलेंस बैंड जो होता है वो पार्शियली फिल्ड होता है, वो मेटल की कंडीशन होती है। इसको आप एग्जांपल से समझो तो इसको सोडियम कह सकते हो। आप क्या कह सकते हो, सोडियम। क्योंकि सोडियम का जब आप लास्ट में कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हो तो S1 होता है, तो S1 आपके पार्शियली फिल्ड हो गया। तो S1 पार्शियली फिल्ड हो गया तो ये आपके आधा खाली आधा भरा हुआ है। तो ये वैलेंस बैंड का भी काम कर रहा है और कंडक्शन बैंड का भी काम कर रहा है।
दूसरी कंडीशन है कि भाई आपके भरा हुआ तो फील्ड कंप्लीटली फील्ड है, तो ये मैंने कह दिया। अब ये तो क्या था, ये आपके वैलेंस बैंड भी था, ये आपके कंडक्शन बैंड भी था, दोनों सेम थे, पार्शियली फील्ड है। अब यहाँ पर इस केस में ये भरा हुआ है, तो भरा हुआ जो है ये वैलेंस बैंड हो गया। अब क्योंकि ये बिल्कुल भी खाली नहीं है तो ये कंडक्शन बैंड नहीं है, ये कंडक्शन बैंड है। तो दूसरी कंडीशन क्या है मेटल की, वैलेंस बैंड अलग है और कंडक्शन बैंड अलग है। वैलेंस बैंड पूरा भरा हुआ है, कंडक्शन बैंड पूरा खाली है, लेकिन दोनों ओवरलैप कर रहे हैं। ये जो कंडीशन है ये किसको बता रही है कि ये ओवरलैप कर रहे हैं। और देखिए थोड़ा सा साइड में बताने का रीज़न ये है कि एक साथ बनाते तो अब ये आपको ये नहीं पता चलेगा कि भाई एक है या दो है। तो मैंने आपको बता दिया ये एक ही है, आधा खाली आधा भरा हुआ है। यहाँ पर ये दो हैं, एक भरा हुआ है एक खाली है, और ये इस स्टाइल में बनाने का मतलब ये कि ओवरलैप हो रहे हैं। तो ये केस जो है ओवरलैप वाला, इसमें आप मैग्नीशियम का एग्जाम्पल दे सकते हो। मैग्नीशियम के केस में S2 कॉन्फिगरेशन है, तो फील्ड है, कंप्लीटली फील्ड है, लेकिन ओवरलैप हो रहा है। इस वजह से क्या है, ये मेटल का काम कर रहा है। तो मेटल की कंडीशन क्या है कि या तो पार्शियली खाली हो, पार्शियली फिल्ड हो, या फिर ओवरलैप कर रहा हो। और दूसरा, इलेक्ट्रॉन जब कंडक्शन बैंड में फ्लो करता है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। ये तो बात हो गई मेटल की। अब बात करें सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर में ये जो केस था वही है, बस फर्क ये है कि ये ओवरलैप नहीं कर रहे, उसमें एनर्जी गैप है। ये मैंने कहा फील्ड है, ये मैंने कहा एम्प्टी है। तो ये हो गया वैलेंस बैंड और ये हो गया कंडक्शन बैंड। तो कई बार क्या होता है, हमारे दिमाग में कन्फ्यूजन रहता है कि भाई वैलेंस बैंड क्या है, कंडक्शन बैंड क्या है, कन्फ्यूजन हो जाता है। पार्शियली फील्ड है एम्प्टी है। तो यहाँ पर मैंने अपनी तरफ से पूरा आपको समझा दिया। तो ये वैलेंस बैंड हो गया कंप्लीटली फील्ड, ये कंडक्शन बैंड हो गया कंप्लीटली एम्प्टी। कंडक्शन बैंड की कंडीशन ये है कि खाली होना चाहिए, चाहे आधा खाली हो चाहे पूरा खाली हो। वैलेंस बैंड की कंडीशन ये है कि इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, चाहे थोड़े हों चाहे पूरे हों। तो ये वैलेंस बैंड हो गया, ये कंडक्शन बैंड हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रॉन ये तो पैक है पूरा, ये फ्लो नहीं कर सकता। इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्लो करेंगे, कंडक्शन बैंड में। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन है नहीं। तो यहाँ पर ये सेमीकंडक्टर की कंडीशन क्या है कि भाई दोनों के बीच में एनर्जी गैप है, ओवरलैप भी नहीं कर रहा। तो उस केस में क्या होता है कि ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो सकते, लेकिन थोड़ी सी एनर्जी देने पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ चले जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ इलेक्ट्रॉन जाने के बाद ये कंडक्शन शो करते हैं। तो यहाँ पर रीज़न क्या है कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो वैलेंस बैंड से कहाँ चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड में। तो कंडक्शन बैंड में जाने के बाद ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है। अब क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि मेटल के केस में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, किसके केस में, मेटल के केस में, या नीचे लिख देता हूँ कि मेटल के केस में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस बढ़ता है और कंडक्शन कम होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार रिपीट होता है क्वेश्चन। इस केस में हमने सेमीकंडक्टर के केस में क्या देखा कि जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, या नीचे लिख देता हूँ, जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो सीधी सी बात है, रेजिस्टेंस कम हो रहा है और कंडक्टेंस जो है वो बढ़ रहा है। रीज़न क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस बैंड से कहाँ जा रहे हैं, कंडक्शन बैंड। इसलिए यहाँ पर पहले तो इलेक्ट्रॉन थे ही नहीं कंडक्शन बैंड में, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, इसलिए क्या कर रहा है, करंट शो कर रहा है। अब यहाँ पर एक बात और ये है कि भाई पहले इलेक्ट्रॉन थे नहीं, टेम्परेचर बढ़ाने से ये हुए। अब क्वेश्चन अगर यह है कि लो टेम्परेचर पर या नॉर्मल टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर किसकी तरह बिहेव करते हैं, तो अगर मैं कहूँ नॉर्मल टेम्परेचर तो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर है ही नहीं, नीचे ही है, और इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं है तो खाली है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होंगे। तो ये ध्यान रखना कि सेमीकंडक्टर जो है लो टेम्परेचर पर इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन बनता है, सेमीकंडक्टर लो टेम्परेचर पर इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। और ये जो एनर्जी गैप है इसको हम कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है, इजी लिखा हुआ है। अब फॉरबिडन एनर्जी गैप की कई बार वो आइडिया कर लगाता है कि भाई उसकी एनर्जी कितनी होगी। तो ये ध्यान रखना कि जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है उसके लिए लिखा हुआ है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम। कई बार अगर वो वैल्यू पूछता है तो देखिए ये तो रेंज हो गई कि भाई 3 से कम है, लेकिन अगर कई बार वो वैल्यू पूछता है कि भाई सेमीकंडक्टर के लिए जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो कितना होगा, तो वहाँ पर आप इसको 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग मान सकते हो। अगर ऑप्शन में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो उसको आप टिक कर सकते हो। तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है वो भी ठीक है, और अगर वैल्यू दे रखी है, रेंज दे रखी तब तो ये हो गया। अगर वैल्यू दे रखी है जैसे मान लीजिए 1, 3, 5, 7, तो फिर आप इसको टिक करिए। ठीक है, 5, ये एक भी मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया, तो ये आपको 3 टिक करनी है। उसके बाद इंसुलेटर की बात करें तो वहाँ पर एनर्जी गैप इतना ज़्यादा है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते। बाकी दोनों चीज़ें सेम है। तो यहाँ पर बाकी डायग्राम सेम है, केवल क्या एनर्जी गैप जो वो बहुत ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 3 से ज़्यादा। यहाँ 3 से कम था, यहाँ 3 से ज़्यादा है। और अगर कोई राउंड ऑफ में वैल्यू की बात करे तो वैल्यू यहाँ आएगी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई इंसुलेटर के लिए एनर्जी गैप कितना है, फॉरबिडन एनर्जी गैप,
तो आप कहोगे 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे बनता है वो ये बनता है कि मेटल में डायग्राम की कंडीशन क्या है, पार्शियली फिल्ड और ओवरलैप। इंसुलेटर में क्या है, वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड है, कंडक्शन बैंड कंप्लीटली खाली है। एनर्जी गैप है जिसको हम फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं, जिसकी जो रेंज है वो है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अप्रॉक्स या उससे कम। इंसुलेटर में एनर्जी गैप ज़्यादा है, 3 से ज़्यादा, या हम राउंड ऑफ में कहें तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनता है वो ये है कि मेटल में जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, कंडक्शन कम होगा। इंसुलेटर लो टेम्परेचर पे या नॉर्मल टेम्परेचर पे, सॉरी सेमीकंडक्टर रूम टेम्परेचर पे या नॉर्मल टेम्परेचर पे या लो टेम्परेचर पे इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, और जब टेम्परेचर आप बढ़ाते हो तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाता है, जिसकी वजह से कंडक्शन शो करता है। यहाँ पर ये कंडक्शन क्यों शो कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्शन बैंड में फ्रीली मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये आपके टेम्परेचर जब आप बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस कम होता है, कंडक्टेंस बढ़ता है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार कई एग्जाम में पूछा जाता है। इंसुलेटर जो है एनर्जी का बहुत ज़्यादा है, वो करंट शो नहीं करता या कंडक्टेंस शो नहीं करता। तो ये थी बात आपके बैंड थ्योरी की। तो बैंड थ्योरी में हमने क्या पढ़ा, मेटल की कंडीशन, सेमीकंडक्टर की कंडीशन और इंसुलेटर की कंडीशन। सेमीकंडक्टर जो है बेसिकली 14 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, खास करके सिलिकॉन और जर्मेनियम, वो आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूछते हैं कि भाई सेमीकंडक्टर जो है कौन से ग्रुप के एलिमेंट शो करते हैं, सेमीकंडक्टर जो है कौन से ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, तो आपके आएगा 14 ग्रुप। कार्बन को आप सेमीकंडक्टर नहीं कह सकते, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है सेमीकंडक्टर के। तो जो आपके सेमीकंडक्टर जैसे आईसी चिप जो होती है वो आपके सिलिकॉन की बनी होती है। तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ग्रुप कौन सा है, 14। तो अगर मान लीजिए केवल सिलिकॉन है, प्योर फॉर्म में, तो उसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और उसकी जो कंडक्टिविटी होती है बहुत कम होती है। क्या अब देखिए, मैंने आपसे कहा कि जो सेमीकंडक्टर होता है वो बेसिकली 14 ग्रुप के होते हैं। कार्बन को अगर हम छोड़ दें तो उसके बाद सिलिकॉन और जर्मेनियम जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है सेमीकंडक्टर के। तो मैंने आपसे कहा कि सेमीकंडक्टर जब प्योर फॉर्म में होते हैं तो उसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत कम होती है। उसको बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। तो जो इम्प्योरिटी हम ऐड कर रहे हैं सेमीकंडक्टर में, उसको हम प्रोसेस को कहते हैं डोपिंग। तो डोपिंग में आपने क्या करा, इम्प्योरिटी ऐड करी, और इम्प्योरिटी ऐड करने के बाद जो कंडक्टर है उसको हम अब क्या कह रहे हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इम्प्योरिटी कौन सी ऐड कर रहे हैं, उसके बेसिस पर दो में डिवाइड करा हमने इसको, पी टाइप और एन टाइप। तो अगर मैं कह रहा हूँ पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो ये क्या है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल है। किस बेसिस पर, जो आपने इम्प्योरिटी उसमें ऐड करी है। ठीक है, यहाँ पर पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो खास बात है, जो आपको पॉइंट ध्यान रखना है, वो ये है कि सेमीकंडक्टर जो था उसका खुद का ग्रुप क्या था, 14। पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करें तो 14 ग्रुप जो था वो सेमीकंडक्टर का था। और अब यहाँ पर मैं पी टाइप में जब इम्प्योरिटी की बात करूंगा तो वो ग्रुप 13 की आएगी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, यही क्वेश्चन बनता है। एन टाइप की बात करें तो एन टाइप जो है उसमें ग्रुप जो है इम्प्योरिटी का वो है 15। एन टाइप का मतलब एन से नेगेटिव है, पी से पॉजिटिव है। तो एन टाइप में जो मेजर चार्ज कैरियर है वो आपके हैं इलेक्ट्रॉन्स। देखिए, केवल इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर है ऐसा नहीं कर रहे, हम क्या कह रहे हैं, मेजर चार्ज कैरियर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहाँ पर मेजर चार्ज कैरियर जो हैं वो होल्स हैं। क्या हैं, होल्स। तो अब आपको करना क्या है कि जैसे मान लीजिए सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन की वैलेंसी 4 होती है। तो ये मैंने मान लीजिए ये सारे एटम सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन जो थे उसके 4 वैलेंसी थी। अब मैंने क्या करा, उसकी जगह इम्प्योरिटी जब ऐड करी तो पी टाइप की ऐड करी, तो पी टाइप है ग्रुप 13। ग्रुप 13 की जो वैलेंसी होती है वो 3 होती है। तो जैसे बोरोन आ गया, अब यहाँ पर एक वैलेंसी रह गई, इसको हम क्या कह रहे हैं, होल कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, होल। या फिर मैंने 15 ग्रुप की ऐड करी, जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन ऐड कर दिया, तो अब सिलिकॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 थे, 4 उसने बॉन्ड बना लिया। अब नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, उसने 4 बॉन्ड बना लिए, 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। तो इसको हम क्या कह रहे हैं कि ये होल को बता रहा है, इसको हम क्या कह रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन को बता रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कॉमन क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो ये है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में कौन से ग्रुप की इम्प्योरिटी होती है, और एन टाइप सेमीकंडक्टर में कौन सी ग्रुप की इम्प्योरिटी होती है। तो इसमें है ग्रुप 13, इसमें ग्रुप 15। तो ये क्वेश्चन बनेगा कि भाई 13 ग्रुप मिलाने से कौन सा सेमीकंडक्टर बनेगा, पी टाइप। 15 ग्रुप मिलाने से कौन सा बनेगा, एन टाइप। फिर ग्रुप 13 के एग्जाम्पल आपको ध्यान होने चाहिए, बैंगन, आलू, गाजर, एंथेला। ठीक है, उसके बाद एन टाइप है न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिके, या न्यूज़पेपर आज सारे बिके, जो भी आप समझना चाहें। तो ये आपके ध्यान रखना। वो क्या कहेगा कि भाई नाइट्रोजन हमने मिलाया, कौन से टाइप का सेमीकंडक्टर होगा, या आपने एल्यूमिनियम मिलाया या इंडियम मिलाया, जो भी वो कहना चाहे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पी टाइप और एन टाइप में क्या है।
पी टाइप में ग्रुप 13 की इम्प्योरिटी है ये है, और एन टाइप में ग्रुप 15 की इम्प्योरिटी है ये है। ठीक है, यहाँ पर आप इसको एक तरह से डोनर टाइप भी कह सकते हैं। ये जो इम्प्योरिटी है वो डोनर टाइप है। कौन से टाइप की है? डोनर। और ये जो इम्प्योरिटी है ये एक्सेप्टर टाइप है। कई बार ये टर्म भी आ जाती है तो कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं, कोई क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर हम देख लेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा ये वाला कंसेप्ट नहीं पूछा जाता, लेकिन डोनर का मतलब एक तरह से हम देखें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, उसको डोनर समझ लीजिए, और ये एक्सेप्टर हो गया। तो ये जो थी सारी चीज़ें थी, तो ये जो है हमारा आज जो है सॉलिड स्टेट की जो थ्योरी है वो कवर होगी। अब देखिए यहाँ पर सॉलिड स्टेट क्योंकि इस बार नया ऐड हुआ है, पहला जो पुराना सिलेबस था उसमें सॉलिड स्टेट नहीं था, तो आरपीएससी के जो स्कूल लेक्चरर का जो एग्जाम है उसमें सॉलिड स्टेट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए। कोई एक या दो कोई एक्सेप्शनली कोई पूछा गया हो, क्योंकि बैंड थ्योरी थोड़ी सी दे रखी थी पुराने सिलेबस में। तो यहाँ पर जो है मैं अपनी तरफ से जो 10 क्वेश्चन जो हैं, बहुत सारे तो नहीं, क्योंकि देखिए जो डायरेक्ट क्वेश्चन है वो कराने का कोई सेंस नहीं होता, टाइम हमारा कंज्यूम होगा, कोई मतलब नहीं है। बोर्ड पे मैं यहाँ क्वेश्चन भी लिखूंगा, तो डायरेक्ट क्वेश्चन जो है जैसे फॉर एग्जांपल कि भाई बीसीसी में पर यूनिट सेल कितने हैं, एफसीसी में कितने हैं, पैकिंग फ्रैक्शन कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, मतलब जो चीज़ें डायरेक्ट याद करने की है वो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ नहीं कराऊंगा। जो अच्छे क्वेश्चन है, कुछ ठीक ठाक क्वेश्चन है, वो 10 क्वेश्चन में सिलेक्ट करके यहाँ पर आपको बोर्ड पे कराऊंगा, ताकि ये है कि बाद में जैसे मान लीजिए शीट भी आपको मिलेगी तो उसमें से जो क्वेश्चन आपको टिपिकल लगेंगे वो मैं यहाँ पहले ही आपको सॉल्व करा दूंगा, तो आपको जो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।